हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। द होल सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी इज ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन दिस चैनल। जस्ट ये पार्ट 2 की वीडियो क्लास 11th की रह गई थी, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर पार्ट 2 कब आएगा। सो सॉरी फॉर द डिले गाइज, बट हियर इज योर पार्ट 2 नाउ। सो इस पार्ट में हम इमोशन को डिस्कस करेंगे। इमोशन क्या होता है, इमोशन के बारे में कई साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग राय है। कोई बोलता है कि भाई इसमें बायोलॉजी का ज़्यादा रोल है, कोई बोलता नहीं भाई कल्चर का रोल है, कोई बोलता नहीं आपकी सोचते आप जिस तरीके से हो, आपकी कॉग्निशन जिस तरीके से काम करती है उसका रोल ज़्यादा है। तो बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया हम लेंगे इमोशन का कि भाई इमोशन क्या होता है, इमोशन हमारे अंदर किस तरीके से पैदा होते हैं, देन नेगेटिव इमोशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं। ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें अलॉन्ग विद सम टेक्निकल टर्म्स बेसिकली इस चैप्टर में आपको जानने को मिलने वाली है। अब सबसे पहले हम टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने आता है दैट इज द नेचर ऑफ इमोशंस। नेचर ऑफ इमोशंस अगर आप एनसीईआरटी से इस टेक्स्ट को देखेंगे तो बेसिकली एक बहुत ब्रॉड आइडिया इसमें आपको दिया गया है इमोशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशन होते क्या है आपको वो समझ आएगा। देन कुछ बेसिक इमोशंस आपको बताए गए हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कि भाई ये इमोशन तो ज़्यादातर लोगों में पाए ही जाते हैं। तो कुछ ये सब चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशन का मतलब क्या होता है। So emotions are the complex pattern of arousal, subjective feeling and cognitive interpretation। ये आप इमोशन की डिफाइन समझ सकते हैं। सो इमोशन से लेके कि इंटरप्रिटेशन तक इसकी डिफाइन है। इसका मतलब क्या बन रहा है कि इमोशन एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है अराउजल का। अराउजल मतलब फिजिकल अराउजल, कि इमोशन के अंदर आपको फिजिकल अराउजल भी फील होता है। अब जब आपको डर लगता है तो धड़कनें बढ़ जाती है नहीं बढ़ती, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है नहीं होती, राइट। एड्रेनलिन रश आपके अंदर होता है। तो कुछ इंटरनल कुछ ऐसे चेंजेस हमारी बॉडी में जो भाई हमें पता भी चलते हैं, जैसे कि दिल की धड़कनें बढ़ना एटसेट्रा। तो ये सब होता है आपका फिजिकल अराउजल, कि फिजिकली आपके अंदर कुछ अराउजल आपको फील होता है इमोशन की वजह से। दूसरा सब्जेक्टिव फीलिंग। सब्जेक्टिव फीलिंग मतलब क्या, कि आपको अवेयरनेस भी होती है उस चीज की कि यस मैं इस टाइम पर ये चीज फील कर रहा हूं। मतलब कि आई एम फीलिंग सैड तो ये नेगेटिव इमोशन है, आई एम फीलिंग हैप्पी तो ये अच्छा इमोशन है। सेम स्टिमुलाई होगी, सेम सिचुएशन होगी। टॉपर बच्चे को एग्जाम में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि भाई एग्जाम है तो चलो मुझे पता है मैं तो बहुत बढ़िया करके आया हूँ, तो अब तो भाई बढ़िया मजे आ जाएंगे, अच्छा पेपर होगा, ऐसे है ना। और वहीं जिस बच्चे को पता है कि भाई एक दिन पहले हम पढ़ रहे हैं, आई होप आप ऐसा ना कर रहे हो, तो बट अगर ऐसा है तो उस टाइम पे क्या फीलिंग होती है, कैसे इमोशन होंगे। तो मतलब कि सेम सिचुएशन है पर अलग अलग बच्चों के इमोशन अलग अलग होंगे ना। तो मतलब कि सब्जेक्टिव फीलिंग भी इसमें होती है, राइट। देन कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम समझते हैं, हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, देन हम समझते हैं उसे कि भाई कैसी सिचुएशन है, और उसके बाद ही इमोशन बेसिकली हमारे अंदर पैदा होते हैं। सो बेसिकली कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव फीलिंग और फिजिकल अराउजल, इन तीनों चीजों का एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है इमोशन। मतलब इमोशन सिर्फ फीलिंग नहीं है, उसमें ये सब कुछ भी होता है। हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, उसी की वजह से हमारे अंदर फिजिकल अराउजल कुछ ना कुछ पैदा होता है, और देन उसके बाद बेसिकली सब्जेक्टिव फीलिंग हम महसूस कर पाते हैं कि अच्छा ये इमोशन है। तो ऐसे ही इमोशन को और डिटेल में हम आगे समझेंगे। ये इसका बेस था, एक बेसिक आइडिया था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इमोशंस मूव्स अस इंटरनली एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। यानी कि इमोशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इंटरनल है, सब कुछ हमारे अंदर ही हो रहा है ना। बस इस प्रोसेस में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन भी होते हैं। साइकोलॉजिकल तो है ही ना कि भाई अच्छा इमोशन है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना, तो वो सब साइकोलॉजिकल हो गया। पर फिजियोलॉजिकल भी रिएक्शन इसके अंदर होते हैं। जैसा हमने अभी समझा ही कि भाई दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, एंग्जाइटी जब फील करेंगे, एंग्शियस जब फील करेंगे, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, स्वेटिंग होने लग जाती है, रैपिड ब्रीदिंग होने लग जाती है ना। तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और साइकोलॉजिकल रिएक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं इमोशन की प्रोसेस में। देन अब इस चैप्टर में आगे बेसिकली आपको इस तरीके से बताया गया है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके के ना कुछ आपको बेसिक इमोशन बताए हैं। जैसे भाई किसी ने बोल दिया कि भाई हैप्पीनेस, सैड, एंगर और जेलसी वगैरह, मतलब इस तरीके से कुछ भाई बेसिक इमोशन ये हैं एक ह्यूमन के। बट वहीं दूसरे किसी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ और बोल दिया। मतलब ये एग्जांपल है, सीरियस मत लेना, अभी हम पढ़ेंगे असली जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया। तो बेसिकली किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो ऐसे अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने अपनी अपनी रिसर्च वगैरह के हिसाब से कुछ कॉमन बेसिक इमोशंस हमें दिए थे। अब उन सबकी थ्योरी जो हमने देखी तो कुछ जो कॉमन हमें उन सब में निकल के आए वो ये हैं। तो 6 बेसिक इमोशन इसे कहा जाता है। एंगर,
गुस्सा, आपको पता है ना। देन डिस्गस्ट की फीलिंग, यक वाली फीलिंग जो होती है, फियर की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग और सरप्राइज वाली फीलिंग। ये बेसिकली 6 ऐसे इमोशन हमें बताए गए हैं इस चैप्टर में कि भाई ये आपके बेसिक इमोशन है। अब इसके बाद इजार्ड, एक बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, इनके नाम बड़े अजीब अजीब हैं। सो इजार्ड ने बेसिकली बताया कि भाई 10 इमोशन होते हैं बेसिक, 6 नहीं 10। जॉय, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि किसी की बात को ज़्यादा वैल्यू ना देना, तवज्जो ना देना, है ना। पता नहीं क्या मैंने सही प्रोनाउंस किया है नहीं, बट बेसिकली वैल्यू ना देना किसी को, बड़ा इग्नोरेंट किस्म से किसी के साथ बात करना, है ना, तो उसको कंटेम्प्ट की फीलिंग कहा जाता है, मतलब कंटेम्प्ट वाला इमोशन। देन फियर, शेम, गिल्ट, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट। ये बेसिकली 10 इमोशन इजार्ड ने बताया कि भाई ये 10 बेसिक इमोशन हैं, ठीक है। इसके बाद इसने बोला कि भाई अब इन 10 को जब हम मिक्स करते हैं ना, तो वो अलग तरीके के बेसिकली इमोशन और बन जाते हैं। इमोशन सिर्फ 10 थोड़ी हैं, ये तो बेसिक हैं। इनको मिला के और भी बड़े सारे इमोशन हम बेसिकली फील कर पाते हैं। जैसे कि कुछ प्राइमरी कलर होते हैं ना 3 प्राइमरी कलर्स को मिला के बाकी सारे कलर बन जाते हैं। ऐसे ही ये 10 अगर आप इमोशंस को मिलाओगे, मतलब कुछ कुछ अलग अलग ज्वाइन करोगे, जैसे जॉय और सरप्राइज मिला दिया तो यू कैन से कि भाई उससे एक्साइटमेंट हो सकता है बन जाए, मतलब जस्ट एग्जाम्पल। तो इस तरीके से कुछ इमोशंस को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो नए इमोशन बन जाते हैं। देन प्लचिक, इसको प्लचिक बोला जाता है, टी बेसिकली साइलेंट है, तो प्लचिक ने बेसिकली बोला कि भाई 8 इमोशन है प्राइमरी इमोशन। इजार्ड ने जैसे 10 बोले थे, इसने बोला 8 है। 8 भी कैसे, पेयर में, मतलब 4 की इसने पेयर बना दी। जॉय, सैडनेस, एक्सेप्टेंस, डिस्गस्ट, फियर, एंगर, सरप्राइज और एंटिसिपेशन। बेसिकली अपोजिट नेचर के ऐसे 4 पेयर इसने बना दिए और बोला कि ऐसे 8 बेसिकली बेसिक इमोशन आप लोगों के अंदर हैं। अब अगली जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि कुछ फैक्टर हैं जो इमोशन के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। जेंडर, पर्सनैलिटी, आपकी सिचुएशन जैसी में आप हैं, आपकी साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी का मतलब होता है कुछ साइकोलॉजिकल इशू जैसे किसी को है, जैसे डिसऑर्डर वगैरह अभी आप चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो उसमें साइकोपैथोलॉजी मतलब आपको समझ आएगा। साइकोपैथोलॉजी का मतलब डिसऑर्डर, मतलब कुछ मेंटल इशू। सो वो अगर किसी को हो तो भाई उस वजह से भी ऑब्वियसली इमोशन आप कैसे एक्सपीरियंस करोगे वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना। सिचुएशन, आप कैसी सिचुएशन में हो उसकी वजह से भी आपको अलग अलग तरीके से इमोशन फील होते हैं। कभी आप भाई अच्छे माहौल में हो, घर पे सब सही बढ़िया चल रहा है, उस टाइम पर कोई मजाक कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, है ना। हम मजाक को नॉर्मल मजाक की तरह लेते हैं और हम हंसते हैं बल्कि ऐसी सिचुएशन में। बट वहीं आपका बड़ा मूड पहले से खराब है, मतलब बड़ी भाई खतरनाक सी कोई सिचुएशन है, मम्मी पापा से डांट वाट पड़ी आपको ढंग से, उस टाइम पे दोस्त आके मजे ले, दोस्त आके मतलब तंग करे हमें, तो तब भाई हमें गुस्सा आता है, सिचुएशन मतलब अलग हो गई ना, तो इसलिए इमोशन अलग तरीके का आ गया। पर्सनैलिटी हर इंसान की अलग अलग होती है, तो हर इंसान अलग अलग तरीके से भाई रिएक्ट करता है, अलग अलग तरीके से फील करता है इमोशंस को। जेंडर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपकी बुक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया गया आपको, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, बुक कह रही है आपकी, कि लड़कियों को बाकी सारे इमोशन अदर देन एंगर ज्यादा इंटेंसिटी से फील होते हैं, पर जो अपना लड़का वर्ग है, मतलब जो लौंडे लोग हैं, हम लोगों को एंगर ज्यादा इंटेंसिटी से फील होता है। मतलब ये फैक्ट है कि भाई एंगर ज्यादा इंटेंसिटी से लड़के फील करते हैं इमोशन, मतलब उससे ज्यादा इंटेंसिटी से फील करते हैं एंगर को, और लड़कियां बाकी सारे इमोशंस को ज्यादा इंटेंसिटी से फील करती हैं अदर देन एंगर। तो ये कुछ फैक्टर हैं, जेंडर, पर्सनैलिटी, सिचुएशन और साइकोपैथोलॉजी, जो हमारे इमोशन के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको पहला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, नेचर ऑफ इमोशंस, मतलब एक बेसिक आइडिया आपको इसमें मिला है इमोशन के बारे में। अब यहां पर एक चीज अब समझनी जरूरी है कि अब फर्दर इस चैप्टर में हमने क्या समझना है कि इमोशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजरिए से देखने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा नजरिया है वो है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, कि भाई इमोशन का जो बेस है ना, इमोशन में जो ज्यादा बड़ा रोल है वो फिजियोलॉजी प्ले करती है। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो होगा हमारा कॉग्निटिव बेसिस, कि नहीं भाई फिजियोलॉजी नहीं, हमारी बायोलॉजी नहीं, हमारा दिमाग, हमारे सोचने समझने की शक्ति में, जिस तरीके से हम सोचते हैं वो ज्यादा रोल प्ले करता है इमोशन की प्रोसेस में। देन फिर हम समझेंगे भाई कल्चर कैसे इसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस तरीके से बेसिकली अब आगे चैप्टर चलने वाला है। तो सबसे पहला जो व्यू पॉइंट है उसको सपोर्ट करते हैं 2 लोग, मतलब वैसे तो 4 लोग हैं पर 4 अगेन पेयर में है, तो इसलिए 2 थ्योरीज हैं जो इस व्यू को सपोर्ट करती हैं। पहली थ्योरी है जेम्स एंड लैंग की थ्योरी और दूसरी थ्योरी है कैनन एंड बार्ड की थ्योरी। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन में हमें यह बताया जाता है कि जो इमोशन की पूरी प्रोसेस है, द होल एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन इज द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशन इन आवर ब्रेन। मतलब कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम
आपका सेरेब्रल कोर्टेक्स, जैसे कि अगर आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हो, आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें आपको ब्रेन के बारे में बताया गया है। तो ब्रेन के अंदर ये कुछ पार्ट्स हैं, है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रल कोर्टेक्स सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का। तो ये सब पार्ट बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व्ड होते हैं इमोशन की प्रोसेस में, स्पेसिफिकली थैलेमस। तो बेसिकली इन सब पार्ट्स की एक्टिवेशन से ही हम इमोशन को फील कर पाते हैं। ये बात ये पर्सपेक्टिव मानता है कि इमोशन की पूरी प्रोसेस में जो बहुत एक बड़ा रोल है वो हमारे ब्रेन का है, ब्रेन के अंदर के इन कुछ पार्ट्स का है। ठीक है, सो बेसिकली अब जेम्स लैंग की थ्योरी सबसे पहली थ्योरी आती है। तो ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, इसकी बात को जरा अब ध्यान से समझो। अब इसमें रटना वटना कुछ नहीं है, बस हमने समझने की कोशिश करनी है। जेम्स लैंग, मान लो कि आपके कोई दो दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, वो आपको कुछ भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जेम्स एंड लैंग भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपकी थ्योरी है वो ये कह रही है भाई पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर स्टिमुलाई प्रोवोक्स पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल चेंज इन एन इंडिविजुअल। पहले तो इतनी बात समझते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट, बाहर कुछ पर्टिकुलर घटना घटी, उसकी वजह से आपके अंदर एक पर्टिकुलर तरीके का, एक स्पेसिफिक तरीके का ही फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंज आपके अंदर आपको फील होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, रोड एक्सीडेंट किसी का हुआ, उसके बाद रोड एक्सीडेंट हो गया, इवेंट या स्टिमुलाई, इससे क्या हुआ, प्रोवोक होगा एक पर्टिकुलर तरीके का फिजियोलॉजिकल चेंज आपके अंदर। तो अब पर्टिकुलर तरीके का फिजियोलॉजिकल चेंज क्या पैदा होगा भैया बताओ। रोड एक्सीडेंट अगर सडनली हुआ किसी का, थोड़ा सा भी साइड से भाई गाड़ी वाड़ी टकरा गई किसी की, तो क्या होता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अरे रे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। परसिपिरेशन मतलब कि स्वेटिंग बहुत हैवीली होने लग जाती है, पसीने बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं ना। रैपिड ब्रीदिंग, मतलब यहाँ तो दो ही लिखा है, और भी बहुत कुछ होता है ना। तो मतलब स्पेसिफिक तरीके का इवेंट की वजह से स्पेसिफिक तरीके का फिजियोलॉजिकल चेंज आपके अंदर आएगा। फिर उस चेंज को आप परसीव करोगे, मतलब कि उस चेंज को अब आप देखोगे कि भाई ये क्या क्या चेंज है। अच्छा, मेरे अंदर दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और मैं तेज तेज स्वेटिंग कर रहा हूं, इसलिए मुझे डरना चाहिए। बेसिकली आई शुड फील फियर बिकॉज माई हार्ट रेट इज increased, my heart is racing right now, so that's why I should feel fear। आप इस तरीके से सोचेंगे। ये है जेम्स एंड लैंग की थ्योरी कि स्पेसिफिक तरीके की स्टिमुलाई स्पेसिफिक तरीके का फिजियोलॉजिकल चेंज आपके अंदर पैदा कर देंगी। देन आप क्या करोगे, इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ दीज चेंजेस रिजल्ट्स द इमोशन दैट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड। आप अब उसको परसीव करोगे और जिस भी तरीके से आप उस चेंजेस को परसीव करोगे वैसा ही इमोशन आपके अंदर आ जाएगा। तो इसको अगर समझना हो एग्जाम्पल से तो ऐसा होगा कि इसको लिख लेना, जो मैं अभी बोल रहा हूं एक कॉपी पे लिख के रख लो, ऐसे आपको थ्योरीज इजीली समझ आ जाएंगी। अभी आगे जब तीनों का मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिखवा दूंगा तो आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा ना। तो एक कॉपी पेन लेके दोबारा से वीडियो को बैक करके लिख लेना कि आई शुड फील फियर्ड बिकॉज माई हार्ट इज रेसिंग राइट नाउ। बेसिकली क्योंकि हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज पैदा हुए हैं, तो उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से मुझे फियर महसूस होना चाहिए। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि स्टिमुलस कुछ बाहर घटेगी, उसकी वजह से स्पेसिफिक तरीके का फिजियोलॉजिकल चेंज आपके अंदर आएगा। उस चेंज को आप परसीव करोगे कि भैया अच्छा चेंज है, बुरा चेंज है या क्या है, उसको परसेप्शन के बाद आप एक्सपीरियंस कर लोगे इमोशन को। तो पहले स्टिमुलस होगी, उसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंज आएगा फिजियोलॉजिकल लेवल पर, देन आप उसे परसीव करोगे, जैसा परसीव करोगे वैसा फील कर लोगे इमोशन। ठीक है, आई होप ये थ्योरी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब अगली थ्योरी पे चलते हैं। अगली थ्योरी है कैनन एंड बार्ड की थ्योरी। अब कैनन एंड बार्ड ने भी भाई बात तो यही बोली है ना, इसने भी बोला है कि भाई फिजियोलॉजिकल बेसिस ही होता है हमारे इमोशन का, पर इसने क्या बोला, इसने थोड़ा सा अलग उसको वे कर दिया। इसने बोला भाई देखो बात यह है कि थैलेमस जो है वो बेसिकली सबसे बड़ा मतलब एक प्लेयर है इसमें, थैलेमस का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है। तो जैसे इसने बोल दिया कि सीधा ही रोड एक्सीडेंट हुआ तो सीधा ये आ गया आपके अंदर क्या बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, बाहर कुछ हुआ, स्टिमुलस में कुछ हुआ, तो उसके बाद पहले इंफॉर्मेशन सीधा जाएगी थैलेमस के पास। द होल प्रोसेस ऑफ इमोशन इज मीडिएटेड बाय थैलेमस। थैलेमस मतलब कि एक पार्ट है ब्रेन का, तो जो पूरी प्रोसेस है इमोशन की वो कौन कंट्रोल कर रहा है, थैलेमस कर रहा है भाई पूरी तरीके से कंट्रोल। तो थैलेमस क्या करता है, आफ्टर परसेप्शन ऑफ इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलाई, मतलब सबसे पहले तो थैलेमस ने परसीव किया बाहर जो हुआ उसे, यानी कि बाहर रोड एक्सीडेंट हुआ तो पहले इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास गई, उसने देखा कि अच्छा भाई रोड एक्सीडेंट हुआ है तो मतलब ऐसी सिचुएशन है, उसने उसे परसीव कर लिया। अब परसीव करने के बाद ये क्या करेगा, साथ ही साथ इसे भेज देगा सेरेब्रल कोर्टेक्स के पास।
सेरेब्रल कोर्टेक्स मतलब हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसकी वजह से हम सोच समझ सकते हैं, उसकी वजह से हम परसीव वगैरह चीज़ों को करते हैं ना। तो थैलेमस ने परसीव किया, थैलेमस ने मतलब इन्फॉर्मेशन ली कि अच्छा भाई बाहर रोड एक्सीडेंट हो गया है, फिर वो क्या करेगा, वो भेज देगा सेरेब्रल कोर्टेक्स को साइमल्टेनियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारी मसल्स को। यानी कि साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, आफ्टर परसेप्शन ऑफ इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलाई कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, मतलब साथ ही साथ सेरेब्रल कोर्टेक्स एंड दी स्केलेटल मसल एंड दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली इन दोनों को और इस एक चीज को, सेरेब्रल कोर्टेक्स को, साथ में ही ये इंफॉर्मेशन भेज देगा। मतलब एक साथ, एक के बाद एक नहीं होगा, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ऊपर जा रही है, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन सेरेब्रल कोर्टेक्स के पास जा रही है। अब सेरेब्रल कोर्टेक्स अपना काम करेगा, यानी कि सेरेब्रल कोर्टेक्स की वजह से हम फील कर पाएंगे सिचुएशन को कि अच्छा भाई ये सिचुएशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है। तो इसकी वजह से हम बेसिकली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कर लेंगे इमोशन का कि चल भाई डर गए, हम फियर महसूस कर ले। और साइड बाय साइड मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस महसूस हमें होंगे। यानी कि जो दिल हमारा तेज तेज धड़क रहा है, जो पसीने आ रहे हैं, रैपिड ब्रीदिंग हो रही है, वो सब किस वजह से हो रही है, हमारी मसल्स या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और जो हम फियर्ड फील कर रहे हैं, इमोशन जो हमारे अंदर फियर का आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, वो हमारे सेरेब्रल कोर्टेक्स की वजह से आ रहा है। और इन दोनों के पास मैसेज किसने भेजा, थैलेमस ने भेजा। सो बेसिकली ये है इसकी थ्योरी शॉर्ट में, कि क्लेम करती है कि सारी प्रोसेस थैलेमस रेगुलेट करता है। थैलेमस पहले इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलाई को परसीव कर लेता है, उसके बाद साइमल्टेनियसली हमारे सेरेब्रल कोर्टेक्स और हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन भेज देता है। ठीक है, बेसिकली अब इसमें क्या डायलॉग बनेगा, जो दूसरा मैंने एग्जाम्पल बोला था, इसमें आप लिख सकते हो कि आई एम अफ्रेड, माई हार्ट इज रेसिंग, इस तरीके से, मतलब कॉमा डाल के, आई एम अफ्रेड एंड माई हार्ट इज रेसिंग। मतलब इसमें दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। उसमें क्या था कि मेरे अंदर ये चेंज आए हैं, इसलिए मुझे फियर महसूस करना है। यहां पे क्या है कि मैं फियर्ड हूं और मेरे साथ में भाई दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कि दोनों चीजें अलग अलग लेवल पे चल रही हैं। अब जो अगली थ्योरी है वो है चेस्टर और सेंगर की थ्योरी। तो बेसिकली ये थ्योरी ये मानती है, और इस थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। सो टू फैक्टर थ्योरी बोल लो या फिर बोल लो कि चेस्टर और सेंगर की थ्योरी, ये थ्योरी ये मानती है कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं इमोशन, वो इसीलिए एक्सपीरियंस कर पाते हैं बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट आवर प्रेजेंट फिजियोलॉजिकल अराउजल। यानी कि अगर कोई इंसान अवेयर ही ना हो अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए, तो वो फील ही नहीं कर पाएगा। मान लो कोई पर्सन अनकॉन्शियस बैठा है, तो अनकॉन्शियस अगर कोई पर्सन इस टाइम पर है, मतलब कि लेट्स से कोमा में है, तो भाई उसको चाहे पसीने भी ज्यादा आ रहे हो, उसका दिल तेज धड़क रहा हो, फिर भी वो इमोशन उस तरीके का फील नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्योंकि वो अवेयर नहीं है उसके बारे में, उसे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं मुझे, या भाई दिल तेज धड़क रहा है, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली इसका मानना ये है कि कॉग्निशन है ना, इसकी थ्योरी किस पे बेसिस है, कॉग्निटिव बेसिस। तो इसका मानना यह है कि क्योंकि हम अवेयर हैं अपने प्रेजेंट अराउजल के बारे में, हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उस अवेयरनेस की वजह से ही हम इमोशन को फील कर पाएंगे। ये तो हो गई पहली बात, है ना, समझ आया कि इमोशन हम क्यों फील कर पा रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारे अंदर ये वाला अभी बेसिकली अराउजल चल रहा है, मतलब इसी तरीके के हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस हैं। वी आर अवेयर अबाउट दैट एंड दैट इज वाई वी आर एबल टू फील एनी काइंड ऑफ इमोशन। अगर ये अवेयरनेस ही ना हो तो हम इमोशन को फील ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसने दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये बोली कि भाई कई बार क्या होता है, इमोशन तो बहुत सारे सेम है ना। तो इसने बेसिकली क्रिटिसाइज किया पुरानी थ्योरीज को, ये जेम्स लैंग की थ्योरी स्पेसिफिकली इसको, कि हमारे अंदर तो बहुत सारे इमोशन है, और बहुत सारे इमोशन में जो फिजियोलॉजिकल हमारा मतलब एस्पेक्ट है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो तो बहुत सारे कॉमन होते हैं। जैसे कि आपको अगर आपका दोस्त सडनली आके सरप्राइज दे दे, आपका आज बर्थडे है लेट्स से, ठीक है, और आपके दोस्त ने पूरे दिन आपको भाई विश नहीं किया, और आपके 3-4 जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो शाम के टाइम पर आपके घर पर आ जाए, मतलब रात के टाइम पर लेट से पूरे 10 बजे 11 बज गए, दिन के मतलब रात तक के 11 बज गए, तब जाके वो आपको आके विश कर रहे हैं, और आपका भी इमोशन बिल्कुल नेगेटिव थे कि अबे यार बताओ याद भी नहीं रहा इन्हें मेरा बर्थडे वगैरह, और सडनली आके उन्होंने आपको सरप्राइज दे दिया। अब क्या होगा, इसमें भी आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, आपकी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएंगे, मतलब आंखें ऐसी थोड़ी बड़ी खुल जाएंगी, रैपिड ब्रीदिंग थोड़ी सी हो सकती है, नॉर्मल ब्रीदिंग थोड़ी सी अलग आपके अंदर ब्रीदिंग हो जाएगी, अगर बिल्कुल आपको झटका लगेगा, बिल्कुल आपको सरप्राइज होगा, है ना। तो सरप्राइज, एक्साइटमेंट, या फिर आप बोलो फियर, बहुत ज्यादा अगर किसी को डर लगे
तो तीनों ही तरीके के इमोशंस में लगभग चेंजेस फिजियोलॉजिकल लेवल पर तो सेम होंगे। तो इसलिए इसने ये माना कि फिजियोलॉजिकली सिमिलर होने के बावजूद हम अलग अलग इमोशन को फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आर कॉग्निटिव लेबलिंग। कॉग्निटिव लेबलिंग मतलब कि हम जानबूझकर कॉन्शियस तरीके से डेलिबरेटली लेबल देते हैं अलग अलग फिजियोलॉजिकल अराउजल को। कि भाई अगर मैं अभी मेरी दिल की धड़कनें तेज हैं, तो अगर वो रोड एक्सीडेंट की सिचुएशन है तो मेरी दिल की धड़कनें तेज है, तो वो नेगेटिव इमोशन है। पर अगर मेरे दोस्त ने सडनली मुझे सरप्राइज दे दिया है, तब अगर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, सो नाउ दिस इज समथिंग पॉजिटिव फॉर मी, राइट। तो इसमें कुछ मेरे लिए पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं उसे अच्छे तरीके से लेबल दूंगा और इसको मैं सरप्राइज की तरह फील कर लूंगा। वहीं अगर रोड एक्सीडेंट की वजह से मेरी दिल की धड़कनें ज्यादा तेज हो रही हैं, तो उस वाले फिजियोलॉजिकल अराउजल को, उस वाली दिल की धड़कनें तेज होने को मैं नेगेटिव लेबल दे दूंगा कि नहीं यार मुझे तो डरना चाहिए। समझ आ रही है बात? सो बेसिकली इसमें क्या इसने बोला कि बाहर कुछ हुआ, परसीव्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसकी वजह से आपके अंदर एक फिजियोलॉजिकल अराउजल पैदा होगा और ये फिजियोलॉजिकल अराउजल को आप साथ ही साथ कॉग्निटिव लेबल दोगे, कॉन्शियसली सोच समझ के। कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन आप बेसिकली इसमें करोगे उस अराउजल की, और उस कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन की वजह से ही आपको वो एक्सपीरियंस फील होगा। और ये कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन को ही हम कॉग्निटिव लेबलिंग बोलते हैं। तो जो टू फैक्टर थ्योरी बेसिकली मैंने बोला कि इसका नाम है, तो टू फैक्टर थ्योरी में पहला फैक्टर है फिजिकल अराउजल और दूसरा है कॉग्निटिव लेबलिंग। कि फिजिकल अराउजल होगा, उसको आप एक लेबल दे दोगे उस अराउजल को कि भाई ये इस तरीके की मुझे फीलिंग है, ये वाली दिल की धड़कनें अच्छी हैं तो इसको अच्छा लेबल दे दिया, पॉजिटिव वाला सरप्राइज बोल दिया। ये वाली दिल की धड़कनें मतलब इस सिचुएशन में बुरी हैं तो उसकी वजह से मुझे फियर महसूस होना चाहिए। कॉन्शियसली सोच समझ के आप ये चीज करते हो और उसी वजह से उसी तरीके का इमोशन आपको फील हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको बेसिकली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी तीनों थ्योरीज, ये हमने कवर कर ली हैं। अब अगला टॉपिक है आपका कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की आप ब्रेक ले लो, मैं भी लगातार बोल रहा हूं तो मैं भी थोड़ा पानी वानी पिया हूं। ठीक है, ओके। ऑल राइट, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशंस। कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशन अगर आप एनसीईआरटी से टॉपिक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली इसमें बिफोर टेलिंग दी कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन, मतलब कि कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन, आपको ये बताया गया है कि बायोलॉजिकली कैसे इमोशन ड्रिवन होते हैं। सो ज़्यादातर इमोशंस इनके हिसाब से हमारे इनबॉर्न होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो स्माइल बच्चे करते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो बच्चे स्माइल करते हैं, वो उन्होंने सीखा भी नहीं है ना। अभी बच्चा पैदा ही हुआ है और फिर भी वो रोता है, तो रोना भी एक फेशियल एक्सप्रेशन है ना। तो बेसिकली वो रो रहा है, उसका फेस पे उस तरीके के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो वो उसने सीखे नहीं है, स्टिल वो सब चीजें हो रही हैं। फिर धीरे धीरे वो स्माइल करना भी बच्चा सीख जाता है, बट वो लर्निंग नहीं हुई है। वो ये माना जाता है कि उसमें बायोलॉजी का ज्यादा बड़ा रोल है और वो नेचुरली इनबॉर्न ही उसके अंदर वो टेंडेंसी है टू स्माइल और टू क्राई। ठीक है, तो बेसिकली कुछ जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, तो बेसिकली ज्यादातर जो हमारे इमोशंस हैं वो इनबॉर्न होते हैं, ये माना जाता है। बट अगर हम अलग अलग कल्चर्स को कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिला कि कल्चरल लर्निंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है इमोशन की पूरी प्रोसेस में। अब ये 2 तरीके से होता है, मतलब कि कल्चरल बेस ऑफ इमोशन में स्ट्रांगली जो आपने याद रखना है पॉइंट वो ये 2 हैं कि कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है इमोशन की प्रोसेस को। तो सबसे पहली चीज ध्यान से समझना इस बात को कि हम क्या चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें कल्चर का ज्यादा रोल नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट्स अगेन कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें कल्चर का ज्यादा रोल नहीं है, पर कैसे उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। सो बेसिकली हम किस तरीके के इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे ज्यादा कल्चर इन्फ्लुएंस करता है कि हम इमोशन को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में स्पेशली अगर हम बात करें तो लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा रूल जैसे बनाए जाते हैं ना कि भाई ये इमोशन आपने डिपिक्ट करना है, ये इमोशन डिपिक्ट नहीं करना है, इतना ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए आपको, वगैरह वगैरह, है ना। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें आपने हो सकता है सुनी हो, राइट। सो बेसिकली इनको हम बोलते हैं डिस्प्ले रूल्स। डिस्प्ले रूल्स का मतलब होता है कि कितने इमोशन को किस तरीके से आपने एक्सप्रेस करना है। जैसे जापानीज कल्चर के बारे में ये चीज़ मानी जाती है कि उन लोगों को एटलीस्ट इन पब्लिक एसेंस अगर हम बात करें तो पब्लिक अगर आप प्लेसेस में हैं तो उनको बहुत डिस्करेज किया जाता है इमोशनल एक्सप्रेशन को, कि आपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है। तो बेसिकली पहली तो ये बात हो गई कि इमोशन किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे
उसको थ्रू डिस्प्ले रूल्स, आप इसमें टर्म यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले रूल्स जो कि कल्चर सेट करता है, उसके थ्रू कल्चरल लर्निंग इन्फ्लुएंस कर देती है इमोशनल एक्सप्रेशन को। दूसरी चीज ये है कि किस स्टिमुलाई से किस तरीके का इमोशन हमारे अंदर पैदा होगा, इसमें भी कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अब आप इमेजिन करें, लाइक अगर आप नॉनवेज हैं तो कैसी फीलिंग आपको आती है एक नॉनवेज फूड को देख के? पॉजिटिव आप बोलेंगे, है ना। अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है, जैसे मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता हूँ, तो मुझे अगर मेरे फ्रेंड साथ में बैठ के खा रहे हो तो बड़ी यार अजीब सी फीलिंग आती है ना। इसमें सही गलत वाली कोई बात नहीं है, भाई हर किसी की अपनी कल्चर लर्निंग के हिसाब से है। अब अगर जो मेरा फ्रेंड है जो नॉनवेज खाता है और मैं हूँ जो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, अगर हम दोनों का कल्चर बदल दें, तो उसके कल्चर में मैं पैदा हुआ होता, मेरे कल्चर में वो, तो हम दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो बेसिकली लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में कि किस स्टिमुलाई से, बेसिकली किस इवेंट से, बाहरी किस चीज से कैसे इमोशन हमारे अंदर पैदा होंगे। तो अब उसे अच्छे इमोशन आ रहे हैं उस चीज से और मुझे नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं। तो बेसिकली दो तरीके से कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है इमोशन पर। एक तो कि हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इमोशंस को, इसमें कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा कि हम किस स्टिमुलाई से कैसा इमोशन फील करेंगे, कैसा उस पर रिएक्ट करेंगे इमोशन लेवल पर। ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, अब इस टॉपिक में हम ये समझते हैं कि इमोशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इमोशन पूरी तरीके से इंटरनल एक्सपीरियंस है ना। मतलब इमोशन में किसी भी बाहरी इंसान का कुछ लेने देना ही नहीं है। इमोशन तो आपके मन की बात है, अंदर की बात है। तो वो कैसे बाहर समझ आती है, दो तरीकों से आप उसे एक्सप्रेस करते हो। सबसे पहला वर्बल एक्सप्रेशन, यानी कि बोल के सिंपल बता देना भाई हम कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक बातचीत आपका दोस्त आपसे कर रहा है तो आप समझ सकते हो। दूसरा होता है नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन अब बहुत बड़ी टर्म है। जैसे कि आपका दोस्त आपको बोल रहा है हाँ यार मैं ठीक हूं, स्टिल आप समझ जाते हो उसे देख के कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। कैसे? उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है नॉन वर्बल एक्सप्रेशन का, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपकी बॉडी मूवमेंट होगी, मतलब बॉडी लैंग्वेज होगी, आपके जेस्चर्स हो गए जो आप ओवरऑल फेस पे शो करते हो, है ना, हाव भाव जिसे हम बोलते हैं। आपके गेज बिहेवियर, गेज बिहेवियर का मतलब होता है जैसे आई कांटेक्ट वाला जो बिहेवियर होता है। कई बार हम किसी से नजरें चुरा के बात करते हैं, कई बार किसी से नजरें मिला के बात करते हैं। ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है फिजिकल क्लोजनेस, जिससे हम चाहते हैं बात करना लाइक अपने किसी क्लोज वन से, तो उसके हम थोड़ा पास जाके बात करते हैं ना। प्रॉक्सिमिटी एक अलग होती है। रैंडम पर्सन से बात कर रहे हो, अलग प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करके रखते हो, एक अलग डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखते हो। तो प्रॉक्सिमिटी, फिजिकल क्लोजनेस भी कहीं ना कहीं इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। देन और भी बहुत सारे नॉन वर्बल वेज हैं जिनके थ्रू हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरा लैंग्वेज एक कॉन्सेप्ट है। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? एक तो होता है लैंग्वेज, एक होता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब होता है टोन किसी बात की, मतलब आप किस तरीके से बात कर रहे हो। जैसे एक होता है किसी ने बोला हाँ चल ठीक है यार ये काम कर दे, एक होता है कर देना यार ये काम, और एक कि कैन यू प्लीज डू दिस वर्क, मतलब क्या आप ये काम कर दोगे। बात सेम ही है पर आपकी टोन बदल गई। एक किसी को गुस्से से आपने बोला, वहां पर एंगर दिखा, एक किसी को आपने रिक्वेस्ट करी, एक किसी को आपने सिंपली एक कोई बात बोली। तो बेसिकली पैरा लैंग्वेज मतलब किस टोन से कोई बात की जा रही है। जैसे पीके का डायलॉग अगर आपने वो आपको याद हो, वो जो अच्छा बोल के दिखाता है, कितने सारे अच्छा हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये अच्छा एक ही है पर बहुत सारे इसके मीनिंग हो गए, है ना। तो बेसिकली इसमें हमें ये समझना है कि अलग अलग बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हम इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो वर्बल वेज हैं वो वर्बल में आएंगे, मतलब जिसमें बोल के बता रहे हैं। बाकी सारी जो वेज हैं जिसके थ्रू भी हम इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ऑल दीज विल फॉल अंडर दी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन कैटेगरी। अब कल्चर यहां पर भी बेसिकली इन्फ्लुएंस कर देता है इन नॉन वर्बल वेज को भी। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में तो ये माना जाता है कि फेशियल एक्सप्रेशंस इनबॉर्न ही होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन चैनल ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन माना जाता है सबसे कॉमन चैनल है कि इमोशन को कम्युनिकेट करने के लिए। इन डार्विन्स व्यू, चार्ल्स डार्विन, उसी की बात है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या माना कि इमोशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, तो वो हमारे बिल्कुल ही इनबॉर्न होते हैं। सो बेसिक फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ हैं जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में काम आते हैं। वो है जॉय, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस और सरप्राइज। ये कुछ ऐसे बेसिक फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो कि चार्ल्स डार्विन ने माने थे, जो यूनिवर्सल है और इनबॉर्न है। यानी कि जॉय की फीलिंग, फियर की फीलिंग, एंगर की फीलिंग, डिस्गस्ट वो यक वाली फीलिंग, सैडनेस और सरप्राइज वाली फीलिंग, ये कुछ ऐसे बेसिक फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो बच्चा बिना सीखे भी करेगा।
अब वहीं जो बॉडी मूवमेंट है वो इन इमोशनल एक्सप्रेशन को फैसिलिटेट करती है, यानी कि अगर हम बॉडी मूवमेंट के साथ किसी की बात को सुने समझें तो हमें ज़्यादा वो बेहतर तरीके से समझ आती है। देन जो गेज बिहेवियर या और जितने भी हमने जेस्चर्स की बात करी, प्रॉक्सिमिटी वगैरह ये सब चीज़ें, पैरा लैंग्वेज, इन सब का मतलब अलग अलग कल्चर में अलग अलग होता है। जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा कि टची बिहेवियर बहुत कॉमन है। टची बिहेवियर लाइक मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो पूरा ऐसे मतलब है सिर पे ऐसे हाथ रख देंगे और ऐसे मुंह को कई बार पकड़ के ऐसे बोलते हैं अरे बेटा जीता है वगैरह, है ना, ऐसा होता है ना। तो अगर ऐसा किसी अंग्रेज को आप करो, वो बेचारा ऑकवर्ड ही फील कर जाएगा, यार ये क्या ही हो गया मेरे साथ, मतलब ऐसे नहीं है, इतना टची नहीं होना। पर हमें पता है कि भाई हमारे कल्चर में वो चीज़, वो एक अच्छा इमोशन, बड़े बुजुर्ग अपना अच्छा इमोशन प्रकट कर रहे हैं, वो एक अच्छे तरीके से अपनी अच्छे भाव को हमें दे रहे हैं कि भाई उनको अच्छा लग रहा है हमें मिलकर ना, वो आशीर्वाद किस्म से मतलब एक हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बट वहीं दूसरे कल्चर में वो चीज़ का हो सकता है मीनिंग कुछ और हो, वो हो सकता है उसे बुरे वे में परसीव करें, राइट। सो बेसिकली हर कल्चर में अलग अलग मीनिंग है अलग अलग तरीके के इमोशनल एक्सप्रेशंस का। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको समझ आया कि कैसे कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है, कल्चर इन्फ्लुएंस आपको यहाँ भी समझ आई इमोशन की, मतलब इमोशन के एक्सप्रेशंस पे, राइट। और सेम टर्म जो मैंने बताई थी वो यहाँ पे अगेन आ गई, डिस्प्ले रूल्स। तो डिस्प्ले रूल्स वही रूल्स होते हैं जो कि सोसाइटी सेट कर देती है कि, और डीलिमिट कर देती है बेसिकली, कि इस सिचुएशन में आप इतने ही इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लड़कियों को जैसे वो बात बोली जाती है। अब ये चीज़ें सही गलत होना इसकी बात में हम नहीं जा रहे हैं, मतलब ये ऑब्वियसली डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा और सही कई मायने में नहीं भी है, बट स्टिल डिस्प्ले रूल्स बेसिकली इन चीज़ों को बोला जाता है कि जो सोसाइटी सेट कर देती है, और हर सोसाइटी के अलग अलग किस्म के डिस्प्ले रूल्स होते हैं अपॉन द इमोशनल एक्सप्रेशंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस। मैनेजिंग नेगेटिव इमोशन में आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरीके से आप नेगेटिव इमोशन को बैलेंस मतलब मैनेज करके रख सकते हो। द मेजर फोकस ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स इज द रिडक्शन ऑफ नेगेटिव इमोशन एंड द एनहेंसमेंट ऑफ पॉजिटिव इमोशन। अब इसको नेगेटिव इमोशन को मैनेज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? अपनी भाई सेल्फ अवेयरनेस आप बढ़ाओ, है ना, अपना आप खुद को अप्रेज करो ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली अप्रेज करना मतलब अपनी किसी भी सिचुएशन में, जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप जेलस फील कर रहे हैं, तो इसको ऑब्जेक्टिवली फील करके देखो, अपने आप को वहां से साइड करो, सब्जेक्टिव नहीं फील करना है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को समझो कि कोई पर्सन है और दूसरा कोई ऐसा पर्सन है, तो भाई ये सिचुएशन हो गई, इनकी लड़ाई हो गई इस तरीके से, तो अब इसको क्या बिहेव करना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचोगे तो आपको नेगेटिव इमोशन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग करो, अपने आप के लिए एम्पैथी रखो, दूसरों के लिए एम्पैथी रखो। तो ये सब बेसिकली कुछ पॉइंट है जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी के और भी पॉइंट है जो आपको पेज नंबर 183 और 184 पर एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। मतलब ये जस्ट रीडिंग वाला टॉपिक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, तो एक बार इसे रीड कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अपने आप से भी आप बना के इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है मैनेजिंग योर एंगर। एंगर को मैनेज करने में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको बताई गई है जो कि आपको समझनी जरूरी भी है। लाइक एंगर ऐसा नहीं है कि जैसे हमें भूख लगती है ना, हमें सूसू जाना है, हमें भूख लगी है, तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें आ रही हैं, है ना, मतलब हमें हो रही हैं अंदर से ऑटोमेटिकली। बट आप बोलो कि मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है कुछ नहीं होता। मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते कि भाई मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा हम करते हैं। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। एंगर इज नॉट ए रिफ्लेक्स, रेदर इट इज ए रिजल्ट ऑफ आवर थिंकिंग, नाइदर इज ऑटोमेटिक नॉर अनकंट्रोलेबल and caused by others, but it is a self-induced choice that individuals make। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखी है कि भाई जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो गुस्सा आ जाता है जी, इस वजह से मैं तो इसलिए गुस्सा करता हूँ, ऐसा बहुत गलत है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा आप सोच समझ के करते हो। अगर एक कोई लेट्स से हस्बैंड है जो कि अपने बच्चों पर और अपनी वाइफ पर गुस्सा निकाल रहा है, अपनी एक डोमिनेंस शो कर रहा है, लाइक टिपिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो वो ये नहीं है कि वो उसको गुस्सा आ रहा है इसलिए वो कर रहा है, वो उसकी चॉइस है। अपने बॉस के सामने एक अपने मतलब बॉस एक अथॉरिटी फिगर है, उसे पता है कि भाई वहां पे गुस्सा किया तो सामने से रेजिग्नेशन लेटर आ जाएगा और मुझे अभी ही निकाल दिया जाएगा, है ना। तो वो इंसान वहां गुस्सा शो नहीं कर सकता है, पर उसे पता है कि अगर जैसे मैं अपने बच्चों पे गुस्सा शो कर रहा हूं तो ये मुझे आगे से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, राइट। तो ये मेरे से लाइक अथॉरिटी में थोड़ा नीचे आते हैं, मैं इनसे ज़्यादा ऊपर हूँ अथॉरिटी वाइज अगर मैं देखूँ, तो यहाँ मैं गुस्सा निकाल सकता हूँ।
तो ये सोची समझी एक पूरी तरीके से प्रोसेस है, एक चॉइस है जो कि हम मेक करते हैं. एंगर इज नॉट ए रिफ्लेक्स, राइट. तो ये पॉइंट इसमें समझना एक जरूरी था. अगला टॉपिक आता है एनहेंसिंग पॉजिटिव इमोशंस. ऑल राइट, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनहेंसिंग पॉजिटिव इमोशंस. एनहेंसिंग पॉजिटिव इमोशन अगेन बहुत बेसिक टॉपिक है, जैसे हमने अभी ये टॉपिक समझा ऐसी की तरीके से. सो कुछ टिप्स आपको यहाँ पर दी गई हैं कि पॉजिटिव इमोशन आप कैसे बढ़ा सकते हो. फाइंडिंग पॉजिटिव मीनिंग. हर सिचुएशन में एक अच्छा मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो. वो जैसे कहा जाता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस तरीके से सोच के सिचुएशन को परसीव करो तो ऑब्वियसली आपको अच्छे इमोशन आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेंगे ना. ये भी अगेन बहुत बेसिक पॉइंट है, मतलब ये कुछ समझाने वाला नहीं है, आप खुद से भी इसमें कुछ पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं. हैविंग क्वालिटी कनेक्शन. अच्छे दोस्त अगर आपके होंगे तो ऑब्वियसली भाई अच्छा हमें फील होता है ना, पॉजिटिव इमोशन हमारे बढ़ते हैं. ऐसे अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने बना के रखने चाहिए. बीइंग एंगेज्ड इन वर्क. ये बोला जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर. तो भाई खाली दिमाग को मत छोड़ो, कुछ काम धंधा करते रहो, मतलब कुछ अपने आप को लगा के रखो कहीं पे, ताकि ओवर थिंकिंग खामखा की हम ना करें. हैव फेथ. भरोसा रखो. किसी भी चीज़ में आप भरोसा रख सकते हो. खुद में रखो सबसे बड़ा भरोसा, भगवान से भी बड़ा भरोसा अगर आप खुद में रखो कि भाई येस आई हैव द कैपेसिटी, मतलब दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम नॉट सेइंग कि किसी और को ये चीज़ करनी चाहिए नहीं, बट दिस इज समथिंग दैट आई डू. लाइक अपने आप में भरोसा रखो कि मैम किसी से कम नहीं है, ये चीज़ है तो भाई हम येस वी कैन डू दिस. तो किसी भी सिचुएशन है तो बस फेथ रखो कि ये चाहिए, चल यार कर लेंगे, हो जाएगा, है ना. उससे भी पॉजिटिव इमोशन हमारे बढ़ते हैं. देन पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मोस्ट द डेली इवेंट्स. ये अगेन वही बात आ गई पॉजिटिव मीनिंग वाली कि ज़्यादातर तरीके आप कोशिश करो कि पॉजिटिव तरीके से ही आप फील करो सिचुएशंस को. पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ ऑप्टिमिज्म अपने अंदर बना के रखो, होपफुलनेस बना के रखो, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव रिगार्ड. ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर बना के रखोगे, अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मदद मिलेगी पॉजिटिव इमोशन को अपने अंदर बनाए रखने में. तो ये सब था बेसिकली इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर के इस वाले पार्ट में. आई होप आपको समझ आया होगा, राइट. सबसे पहले हमने बात करी कि इमोशन होते क्या हैं. एक पूरी बड़ी प्रोसेस है जिसके अंदर हमें फिजियोलॉजिकल अराउजल से लेके कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन की वजह से जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमें फील होता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो सब हमने इसमें समझा. देन हमने समझा फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, जिसमें दो थ्योरीज हमने समझी, जेम्स लैंग और कैनन एंड बार्ड की. देन हमने कॉग्निटिव बेसिस ऑफ इमोशन समझा, जिसमें हमने समझी थी चेस्टर और सेंगर की थ्योरी, है ना. देन हमने कॉग्निटिव के बाद कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशन की बात करी. कल्चरल बेस में हमने समझा कि भाई कल्चर हमारे इमोशन को दो तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है. एक तो इस तरीके से कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशन को, उसको कल्चर इन्फ्लुएंस करता है. और दूसरा इस तरीके से कि हम किस स्टिमुलाई से, किस तरीके की चीज़ से किस तरीके का इमोशन फील करेंगे, उसमें कल्चर इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू डिस्प्ले रूल्स वगैरह. ये सब चीज़ें होती हैं. एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन में हमने बात करी कि किस तरीके से हम इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में हमारे गेज बिहेवियर, हमारी प्रॉक्सिमिटी, पैरा लैंग्वेज, देन योर बॉडी लैंग्वेज, देन योर जेस्चर्स, देन योर फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें बेसिकली इसके अंदर आपने पढ़ी. देन मैनेजिंग नेगेटिव इमोशन, कि किस तरीके से आप नेगेटिव इमोशन को कम कर सकते हो, एंगर को कैसे आप मैनेज कर सकते हो. देन एनहेंसिंग पॉजिटिव इमोशन. तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको कवर होंगी और आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना यार. इस वीडियो को बहुत मेहनत लगती है लगातार बोलने में ना, और आपके लिए सारा कंटेंट बनाने में. अब इसके अलावा पूरी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी ऑलरेडी आप लोगों के लिए हमने कंप्लीट करके रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर. और इसके अलावा नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप www.psychshots.com को ओपन करेंगे, उसमें नोट्स वाले कॉलम पर जाएंगे, या फिर इसी के आगे स्लैश डाल के नोट्स अगर आप लिख लो NOTES, तो आपको सीधा आप बेसिकली उस पेज पर पहुंच जाओगे हमारे नोट्स वाले. फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो सारी आपको जैसे यहाँ पर दिखी है ना, तो ऐसे सारे ही चैप्टर्स की 11th और 12th की आपके लिए PDF भी अवेलेबल है. तो डाउनलोड करो, प्रिंट करके रखो अपने पास, और दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो. बस हाँ, रिप्रोड्यूस कोई ना करे कि भाई इसको लाइक प्रोफेशनल यूज़ में आप बेचने लग जाओ, ये काम मत करना यार. बस इसके लिए बिल्कुल एक कॉपीराइटेड कंटेंट है अपना, तो ये काम आपने नहीं करना है. बाकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जैसे मर्जी यूज़ करो, दोस्तों को दो, अपने शेयर करो, पढ़ो अच्छे से. और वी नीड गुड साइकोलॉजी स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री, ताकि हम बेसिकली पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास बना के रख सकें, एम्पथी रख सकें, और जितना हेट एंगर का माहौल अपने आसपास है उन सबको ख़त्म करके प्यार मोहब्बत वाला माहौल हम अपने आसपास बना के रख सकें. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर एग्ज़ाम. और क्लास 12th में भी हम आपके साथ रहेंगे. आपके लिए सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं. दोबारा से नई वीडियोज़ भी हम आपके लिए 12th की दोबारा से बनाएंगे, और बेटर करके कंटेंट को और इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे. बस आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें. और दैट्स ऑल दैट आई कैन से, है ना. मैं ज़्यादा थोड़ा खींच गया, मैं भी इमोशंस में बह गया, बट आई थिंक आपको ज़रूर समझ आया होगा. ठीक है. ऑल राइट, द नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच.
फॉर वॉचिंग।